एंड वेलकम टू सौरभ क्लासेस। मेरा नाम है सौरभ और आज क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात यह आता है कि व्हाट इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो छोटे छोटे जीव होते हैं जिसको हम लोग अपने नंगी आंखों से देख नहीं सकते, जिसके लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इन्हें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो हमारे लिए अच्छे काम में भी आता है और ये बीमारियों का कारण भी बनता है। तो फ्रेंड बोलने का मतलब ये हो गया कि जैसे कर्ड, दही, तो दही जो है ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से दूध से दही बनता है और ऐसे बहुत सारी चीजें। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 4 टाइप के। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया बैक्टीरिया, सेकेंड टाइप हो गया फंगी, थर्ड हो गया प्रोटोजुआ और फोर्थ हो गया एल्गी। ठीक है, तो ये 4 टाइप के होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आया बात समझ में? अब इसके बाद जान लेते हैं कि वायरस क्या होता है। वायरस भी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, पर ये वायरस जो होते हैं वो किसी दूसरे सेल के अंदर एज ए होस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, जैसे ये किसी दूसरे सेल के अंदर रिप्रोड्यूस होते हैं और वायरस से होने वाले कुछ बीमारियां देख लेते हैं, डिजीज। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हो गया कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, जिसको हम लोग फ्लू भी बोलते हैं। ठीक है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ये सभी वायरस से होने वाली बीमारियां है। और पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सब भी है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि प्रोटोजुआ से कौन सी बीमारी होता है। तो ये रहा प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ से होने वाले डिजीज कौन कौन से होते हैं? तो प्रोटोजुआ से होते हैं मलेरिया। ठीक है, अब आता है कि बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से बीमारियां हैं। तो इससे होता है टाइफाइड और ट्यूबर क्लोसिस, जिसको शॉर्ट में हम लोग टीबी भी बोलते हैं। तो बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी हो गया टाइफाइड और ट्यूबर क्लोसिस। ठीक है, अब उसके बाद ये आता है कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्या आप लोगों ने ये सारी चीज को स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कि फ्रेंडली बैक्टीरिया कौन से होते हैं। तो इसके आगे हम लोग लिख देते हैं फ्रेंडली बैक्टीरिया। तो फ्रेंडली बैक्टीरिया कौन से होते हैं? फ्रेंडली बैक्टीरिया जो हो गए, जैसे जिसका यूज हम लोग रोज करते हैं, जैसे हो गया केक खाते हैं हम लोग। केक जो होता है वो जो फूलता है, ब्रेड जो है वो जो उसमें जो स्पॉन्जी जो आता है टेक्सचर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है और इसका स्पॉन्जी होने का कारण है कि उसमें उसके पीछे कारण होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो इसका यूज होता है हम लोग इसका यूज होगा कर्ड ब्रेड, अल्कोहल और बस इतना ही। और फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करता है।
किस तरीके से करेगा? हमारे इन्वायरमेंट में ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है। इसके लिए ग्रीन, ब्लू एल्गे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। फिर ये आता है कि सॉइल एग्रीकल्चर, सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। जो भी मिट्टी है, एक ही लैंड में जब बार बार खेती किया जाता है तो वो लैंड इनफर्टाइल हो जाता है। तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, उसमें नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए हम लोग मैन्यूर का यूज करते हैं, यानी खाद का। तो उसमें भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं उसके नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने के लिए, ठीक है। तो इसका यूज और एक हो गया कि एग्रीकल्चर, सॉइल फर्टिलिटी। आया आप लोगों को समझ में? अब इसके बाद ये आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है किस इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म गर्म जगह पे भी कर सकता है, कोल्ड एरिया में भी, डेजर्ट एरिया में भी। तो इन सारी जगहों पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि अमीबा जो है वो अकेले रह सकता है। अमीबा जो होता है ये लिव अलोन, ये अकेले रह सकता है। पर प्रोटोजोआ हो गया या बैक्टीरिया जो होता है, ये सभी जो होते हैं ये कॉलोनीज बना के रहते हैं। कैसे रहते हैं ये? कॉलोनीज बना के रहते हैं, ठीक है। आपको जो पहले बोले थे कर्ड जो होता है, इसके लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार है? ये होता है लैक्टोबैसिलस। तो कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस जो होता है वो कर्ड को बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। दूध से जो कर्ड बनता है यानी दही बनता है, ठीक है। और इंडस्ट्रियल एरिया पे इसका बहुत बड़े पैमाने पे यूज होता है यीस्ट के रूप में, ठीक है। यीस्ट जो होता है ये नेचुरल शुगर से बनता है, और ये नेचुरल शुगर कहां से लेगा? नेचुरल शुगर लेगा ये व्हीट, राइस, बार्ली, ठीक है, और क्रस्ड फ्रूट्स के साथ। तो यीस्ट जो होता है वो नेचुरल शुगर इन सारे चीजों से कलेक्ट करता है। और कमर्शियल यूज में हम लोग, कमर्शियल यूज मतलब बड़े पैमाने पे बड़े बड़े फैक्ट्रिया जो लगते हैं वहां पे अल्कोहल, वाइन, विनेगर, ये सारी चीजों को यूज किया जाता है। तो इसका कमर्शियल यूज क्या है वो देख लेते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो क्या है कमर्शियल यूज, ठीक है। चलिए अब कमर्शियल यूज को देख लेते हैं। तो कमर्शियल यूज जैसे हो गया अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में, विनेगर जिसको हम लोग हिंदी में सिरका भी बोलते हैं। तो ये सभी रहा इसका कमर्शियल यूज। अब बात आता है कि व्हाट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या होता है कि कन्वर्ट सुगर इनटू अल्कोहल। वो प्रोसेस जिससे शुगर से अल्कोहल में चेंज किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन, ठीक है। तो फर्मेंटेशन जो होता है इसका डिस्कवरी किसने किया? लुईस पास्चर। क्या?
लुईस पास्चर। लुईस पास्चर कब किया? 1857 में। तो लुईस पास्चर ने 1857 में फर्मेंटेशन का डिस्कवर किया। उसके बाद आता है कि मेडिकल यूज क्या क्या है। तो आप लोगों को कमर्शियल यूज समझ में आ गया। अब यहां पे वो लिखते हैं मेडिकल यूज। आखिर क्या है इसका मेडिकल यूज? ठीक है, तो मेडिकल में एंटीबॉडीज जो होता है वो उसका टैबलेट आता है और उसका इंजेक्शन भी आता है। जब कोई माइक्रोब किसी ह्यूमन बॉडी में अटैक करता है तो हमारे बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो एंटीबॉडीज बनाता है और उससे फाइट करता है। तो ये एंटीबॉडीज कुछ कुछ बीमारियों के लिए पहले से हम लोग वैक्सीन लेते हैं, जो चिल्ड्रन को दिया जाता है, जब बच्चे आते हैं उस समय दिया जाता है। कौन कौन से एंटीबॉडीज होते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तब यहां पे देख लेते हैं कि जैसे कोलेरा, हेपेटाइटिस, ठीक है, स्मॉल पॉक्स और ट्यूबरक्लोसिस। ये सभी जो है बीमारियों के लिए वैक्सीन दिया जाता है। क्या लिया जाता है? वैक्सीन। ठीक है, ताकि वैक्सीन जो लेने से क्या होता है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनते हैं और बाद में अगर कभी वैसे माइक्रोब्स आते हैं बॉडी में तो वो उसके साथ उसको अटैक करेगा और उसे किल करेगा। ठीक है, अब बात आता है कि वैक्सीन को किसने डिस्कवर किया? ये है एडवर्ड जेनर। तो वैक्सीन को डिस्कवर किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, उसके बाद आता है कि इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। अगला टॉपिक क्या है? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि सॉइल फर्टिलिटी को किस तरीके से बढ़ाएंगे। सॉइल फर्टिलिटी मतलब मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो इसके लिए ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन आया बात समझ में? अब इसका और एक काम है, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में ये हेल्प करता है। जैसे कोई भी फूड वेस्ट हो गया, क्या करेगा? इन्वायरमेंट को क्लीन कैसे करता है? जो भी सड़ा हुआ चीज है उसको क्या करेगा? ये डिकम्पोज करेगा। सड़ा हुआ चीज क्या क्या हो गया? जैसे हो गया फूड वेस्ट, जो सब्जियों के छिलके होते हैं जैसे वेजिटेबल, और डेड प्लांट, और ये सारी चीजें जो है डिकम्पोज होने के बाद क्या बनता है? मैन्यूर यानी खाद, जो क्या प्रोड्यूस करता है? नाइट्रोजनस प्रोडक्ट। तो इस तरीके से ये डिकम्पोज होता है। और जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं ये सारी चीजें कभी डिकम्पोज नहीं होता है, और ये होता है तो ये बहुत लंबा समय लेता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ ए प्लांट जो होता है ये सबको सिंपल सबस्टांस में उसको चेंज करता है। अब यहां तक तो बात हो गया कि फ्रेंडली बैक्टीरिया क्या क्या होता है। अब आएगा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये सब तो फ्रेंडली है। अब
हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या होते हैं। क्या लिखेंगे? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो भी बीमारियां होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैथोजन। क्या बोलेंगे हम लोग उसे? पैथोजन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो भी बीमारियां होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग पैथोजन बोलते हैं। और कोई भी जो ब्रेड को हम लोग ऐसे बाहर छोड़ देंगे, जब ब्रेड में अगर मॉइस्ट आ जाएगा, मॉइस्ट मतलब पानी की मात्रा, तो उससे उसमें फंगस पैदा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये फूड को स्पॉइल कर देगा, ये क्लोथ को स्पॉइल कर देगा, लेदर को भी। ठीक है, अब आता है कि डिजीजेस कैसे होते हैं। तो एक हो गया कम्युनिकेबल डिजीज। क्या हो गया? कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कैसे जा सकता है। तो पहला है कि एयर, हवा के माध्यम से जा सकता है। दूसरा हो गया वाटर, और तीसरा हो गया फूड, और चौथा हो गया फिजिकल कांटेक्ट। या तो छूने से होगा, या फिर हम लोग खुला हुआ खाना अगर खा लिए तो उससे हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। पानी से, गंदा पानी से हो सकता है। पानी में पानी के जरिए किसी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में जा सकता है। हवा के जरिए जा सकता है। ठीक है, कोई बीमार पर्सन अगर हवा में छींक रहा है तो उससे किसी दूसरे पर्सन तक ये पहुंच सकता है। तो ऐसे बीमारी कौन कौन से होते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, और चिकन पॉक्स एंड एक्सेट्रा। तो आपको ये समझ आएगा कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, और ये किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी एक हेल्दी पर्सन में किस माध्यम से, किस तरीके से जाएगा। और ये बीमारी को पहुंचाने का एक एयर के जरिए क्या होता है, एक हाउस फ्लाई कैरियर क्या होता है। हाउस फ्लाई मतलब, हाउस फ्लाई जो होता है वो किसी, अगर आपके खाने में बैठ रहा है और इससे आप लोग बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए हम लोगों को कहा जाता है कि कोई भी खाने को खुला नहीं रखना चाहिए। और इसका आगे आता है कि कौन से मॉस्किटो मलेरिया को फैलाने में हेल्प करता है। तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो होता है वो मलेरिया के पैरासाइट को मलेरिया के पैरासाइट को अपने साथ कैरी करता है। अब आता है कि फीमेल एडिस मॉस्किटो जो होता है ये डेंगू, तो ये डेंगू वायरस को कैरी करता है। आया आप लोग को ये बात समझ में? तो आखिर इन सब चीजों को कैसे रोका जाए? तो रोकने को, प्रिवेंट करने के लिए हम लोग को अपने घर के आसपास जो इन्वायरमेंट है वहां पे कहीं पे कोई टायर है उसमें पानी जमा हुआ नहीं रहना चाहिए,
कहीं पे भी अगर पानी जमा हुआ है तो वहां पे ये मच्छर पैदा होंगे और ये लोगों को बीमार करेंगे। तो हमें अपने चारों ओर की इन्वायरमेंट को बिल्कुल साफ रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये आता है कि एनिमल में जो है कौन कौन से वायरस जो होते हैं डिजीज कर सकते हैं। एनिमल में होने वाले डिजीजेस के बारे में आप देख लेते हैं कि पहला है कि डिजीज है एंथ्रेक्स। ये जो होगा एनिमल के माउथ और फूट में ये वायरस इफेक्ट कर सकता है। आया बात आप लोगों को समझ में। उसके बाद ये आता है कि प्लांट में कौन कौन से वायरस कैरी करते हैं। तो आप लोगों ने ये सब जान लिया। ह्यूमन के बारे में पहले हम लोग देख लिए, फिर एनिमल के बारे में देख लिए। अब आता है कि प्लांट कौन कौन से पेड़ है जिसमें इन्फेक्ट होता है। तो प्लांट कौन कौन से, जैसे व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, एप्पल, ये सारे जो है प्लांट में हो सकता है। तो ये क्या करेगा कि जिस मात्रा में क्रॉप उगेगा उसका मात्रा को घटा देगा, तो रिड्यूस द यील्ड ऑफ द क्रॉप, ठीक है। तो पहला प्लांट है साइट्रस। तो ये बैक्टीरिया को कैरी करता है, ठीक है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, बाय एयर। दूसरा आता है कि रस्ट ऑफ व्हीट, क्या, रस्ट ऑफ व्हीट। तो ये जो है ये फंगस से होता है। इसका मीडियम क्या है, या तो एयर या सीड्स। तीसरा हो गया भिंडी में, तो ये होता है वायरस कैरी करता है और ये इंसेक्ट से होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ओकरा। ये है ओकरा, राइट। अब आगे का टॉपिक क्या है कि इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग, खाने में पॉइजन कैसे आएगा। तो हम लोग कोई सड़ा हुआ चीज खाएंगे, कोई खराब है चीज है, अगर उसको खाएंगे तो उससे हम लोग को फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो खाने को प्रिजर्व करने के बारे में अब आगे जानेंगे। तो ये सब चीजें आप लोग को समझ में आ गया। तो अब आगे खाने को हम लोग प्रिजर्व कैसे करें। प्रिजर्व का मतलब होता है खाने को बचा के रखना। अगर आप ये चाहते हैं कि अचार जो है ये, जैसे पिकल्स, ये खराब ना हो, तो इसमें क्या मिलाया जाता है, एडिबल ऑयल। तो एडिबल ऑयल एक फूड प्रिजर्वेटिव का काम करता है। हम लोग पैकिंग करते हैं, है ना। तो पैकिंग करने से क्या होता है कि वो चीजें खराब नहीं रहता है, एयर टाइट जिसको हम लोग बोलते हैं। और क्या कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं कि हम लोग सॉल्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं वो लोग, सॉल्ट का। नमक से जो है प्रिजर्व करने के लिए हम लोग नमक का भी यूज करते हैं। और प्रिजर्व करने के लिए सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है। किस में किया जाता है, ये जैम में। शुगर जो है वो भी एक फूड प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो कॉमन सॉल्ट जो हो गया, मीट, फिश, इन सब चीजों को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। और शुगर हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है।
अब आगे एक टॉपिक है कि तो फूड प्रिजर्वेटिव के बारे में आप लोग समझ चुके हैं। इसके आगे है पास्चराइजेशन। तो क्या होता है पास्चराइजेशन? दूध जो होता है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। जब दूध को हम लोग 70 डिग्री सेल्सियस में गर्म करते हैं कुछ समय के लिए, तो उसमें जो बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पास्चराइजेशन। आप लोग आया समझ में? इसे क्या बोलते हैं हम लोग? पास्चराइजेशन। ठीक है। अब लास्ट टॉपिक की स्टोरेज एंड पैकिंग। क्या? स्टोरेज एंड पैकिंग। तो स्टोर करने के पहले हम लोग ये देखें कि वो अच्छे तरीके से ड्राई है कि नहीं है, उसमें कोई मॉइस्चर है कि नहीं है। ठीक है। तो पैकिंग हम लोग जो करते हैं चीजों को एयर टाइट, ताकि वो बहुत लंबे समय तक रह सके। जैसे अचार जो होते हैं वो बहुत समय तक रहता है। क्यों? क्योंकि उसको अच्छे ढंग से एयर टाइट सील किया जाता है। आप कोई भी चीज आप मार्केट से लेते हैं वो बहुत समय तक रहता है, जो अच्छे ढंग से पैकिंग किया हुआ रहता है, ताकि बाहर के एटमोस्फेयर से उसका कांटेक्ट ना रहे। ठीक है। मेन तो आमतौर पर यह है कि उसमें मॉइस्चर ना आए। ठीक है। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।